हम डिस्कस करने जा रहे हैं नम्स 2019 का बायोलॉजी का पोर्शन। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस टेस्ट में ना सिर्फ डिस्कशन सीखेंगे बल्कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को देखना सीखेंगे कि किस तरह एग्जामिनर एक एमसीक्यू मुख्तलिफ अंदाज से पेश कर सकता है। मैंने बुक की लाइनों से जितने भी एमसीक्यूज़ उठाए गए थे उन सब की पिक्चर्स बुक की लाइनों की पिक्चर्स हर एमसीक्यूज़ के साथ दी हैं, देख सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह आपको इस डिस्कशन से बायोलॉजी को इम्प्रूव करने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड देन मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज विद। तो ये आपकी बुक की ही लाइन थी। इसाइल ग्लिसरॉल के टॉपिक में उसने बताया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड देन मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। तो इसका आंसर हमारे पास डायरेक्टली ये आ गया। आगे उसने पाल्मिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड की किन वैल्यूज़ भी दी थी मेल्टिंग पॉइंट की। तो आपने इनको भी अच्छी तरह याद करना है, क्या पता वो इस दफ़ा एम टी कैड या नम्स में यही एम सी क्यूज़ डाल दें। नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है हमारे पास, क्लोरोफिल मालिक्यूल रिजेंबल्स द हीम ग्रुप। क्लोरोफिल मालिक्यूल रिजेंबल्स द हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू मालिक्यूल्स इज दैट क्लोरोफिल हैज़। वो पूछ रहा है क्लोरोफिल में कौन सा आयन है। तो बायोएनर्जेटिक्स के यूनिट में से क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर दिया गया उसमें खास तौर पर देखा जा सकता है कि मैग्नीशियम का आयन है। तो इसका आंसर हमारे पास मैग्नीशियम आ गया। क्लोरोफिल हैज़ मैग्नीशियम आयन। हमारे पास वो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी एनिमल सेल। वो कौन सा कम्बिनेशन है जो एनिमल सेल में नहीं होता। देखते हैं, सेंट्रल वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ये तो होते हैं। अब वो आपने कम्बिनेशन चूज़ करना है जो जो तीनों ऑर्गेनेलिज होंगी वो एनिमल सेल्स में नहीं होंगी, वो कम्बिनेशन चूज़ करना है। इसमें राइबोसोम एनिमल सेल में होता है, इसमें इसमें भी राइबोसोम होता है। तो हमारे पास आंसर इसका 4 आ गया। तो आपने इस तरह के एमसीक्यूज़ को टैकल करने के लिए बुक में ही ये डायग्राम दी गई है, आपने इसको अच्छी तरह खंगालना है कि कौन सी ऑर्गेनेल किस में है। प्लांट की भी इसी तरह से दी गई है। तो इंशाल्लाह आप इस तरह के एमसीक्यूज़ आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगला एमसीक्यू है हमारे पास, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग थ्योरम व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट। अब ये देखें, उसने बुक में फार्मूला दिया है लेकिन वो अक्सर पेपर्स में इस फार्मूले की एप्लीकेशन पूछ लेता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे करेंगे। उसने आर का दिया है आर रिसेसिव की 0.27। हमें पता है कि हेटेरोजाइगोट क्या होता है, हेटेरोजाइगोट 2pq। मतलब कि यहाँ आर दिया है तो आर का डोमिनेंट क्या होगा, आर आर ये 0.27 है। तो 0.27 1 माइनस, हमें पता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आर प्लस आर कर लेते हैं, आर प्लस आर इज इक्वल टू 1 होगा। ये आर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.27 करेंगे तो ये 0.73 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, स्मॉल आर की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो आगे इसको पुट कर देंगे 0.73 0.27 तो इस तरह आप आसानी से ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। आप सॉल्व कर लें, जो भी आंसर आपका आएगा इसमें पुट कर दें। अगर वो इसमें से आपसे वो ये पूछ लेता कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स तो आर स्क्वेयर फाइंड करते हैं। अगर वो इसमें पूछ लेता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स तो इसमें स्मॉल आर का स्क्वेयर फाइंड करते हैं। अगर वो पूछ लेता कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आर अलील तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आर अलील कितनी है, 0.73। उम्मीद है आप ये एमसीक्यूज़ भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्यूज़ है हमारे पास, उसमें पूछा है कि जेनेटिक कोड इज़ डैश एंड आउट ऑफ 64 कोडांस डैश आर नॉनसेंस कोडांस। नॉनसेंस कोडांस वो होते हैं जो जो किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ट्रांसलेट नहीं करते बल्कि वो ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देते हैं। तो हमें पता है कि वो 3 होते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये बच गई और एक ऑप्शन ये बच गई। अब इन दोनों में से क्या होगी, जेनेटिक कोड इज, हमें पता है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई, ट्रिपलेट 3 नॉनसेंस कोडान होते हैं। 3 नॉनसेंस कोडान कौन से, UGA, इस तरह 2 और होते हैं। ये भी एमसीक्यू आपकी बुक में से ही उठाया गया था। ये देखें, UGA, UAG और UAA नॉनसेंस कोडान होते हैं आउट ऑफ 64 कोडान। तो आपसे ये एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि एवरी जीन स्टार्ट विद इनिशिएशन कोड AUG विच इन कोड्स फॉर। तो अपने बुक की लाइनों को अच्छी तरह से याद करना है।
अगला एमसीक्यू है हमारे पास, द इनर चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन हैज़ मैनी इनफोल्डिंग्स इनटू द इनर चैम्बर, दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम सबको पता है कि ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन इस तरह इनफोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की इस तरह। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या होती हैं, इनको क्या कहा जाता है। तो ये भी आपकी बुक में से ही लाइन उठाई गई है। ये देखें, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर हैज़ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दीज इन फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। तो बच्चे अक्सर ये गलती कराते हैं कि वो सिस्टर्नी लगाते हैं, लेकिन सिस्टर्नी हमें पता है कि सिस्टर्नी गोल्जी अपरेटस में होती हैं, सिस्टर्नी गोल्जी अपरेटस में होती हैं, और जो क्रिस्टी होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। सेवन्थ एमसीक्यूज है हमारे पास के, वो पूछ रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बट, तो कौन सा है जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सेक्रेट नहीं होता। कम्युनिकेशन के चैप्टर में हार्मोन्स के यूनिट में टॉपिक में उसने ख़ास तौर पे बताया है कि STH, TSH और GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी से। तो कौन सा है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होता, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये आपकी बुक की लाइन है, वो पोस्टीरियर लोब से सेक्रेट होता है, पोस्टीरियर लोब से एंटी डायूरेटिक और वेजोप्रेसिन। इसका दूसरा नाम वेजोप्रेसिन है। आपने इनके फंक्शन भी अच्छी तरह से याद करने हैं कि डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या होती हैं और इसकी किसकी कमी की वजह से होता है, आपने इन लाइनों को अच्छी तरह से याद करना है। अगला एमसीक्यू है हमारे पास, वो पूछ रहा है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन दैट अकर्स इन ह्यूमन मसल सेल्स, इट यील्ड्स ओनली। तो ये बिल्कुल आपकी बुक की लाइन थी। बोथ अल्कोहलिक लैक्टिक फर्मेंटेशन यील्ड रिलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओनली 2% ऑफ एनर्जी। तो इसमें हमारा आंसर सीधा सीधा क्या आ गया, 2% ऑफ एनर्जी। तो फिर से आपको मैं यही बताऊंगा कि बुक की लाइनों को अच्छी तरह से याद करें। एमसीक्यूज में बोल रहा है कि व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड लिंक विद हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, तो क्या रिलीज होता है उसमें। तो ये रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसमें खास तौर पे लिखा हुआ है कि वाटर रिलीज होता है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि NH3 भी रिलीज़ हो सकता है स्मॉल मालिक्यूल, और H2O भी रिलीज़ हो सकता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने अच्छी तरह याद रखना है कि वाटर ही रिलीज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 19 एमसीक्यू में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द एंजाइम टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस ES कम्प्लेक्स। ये भी बिल्कुल आपकी बुक की लाइन थी। बुक में क्या लिखा हुआ है ये देखें, एक्टिव साइट इज मेड अप ऑफ 2 डेफिनेट रीजन्स, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट, और बाइंडिंग साइट हेल्प्स द एंजाइम इन रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस ES कम्प्लेक्स। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया बाइंडिंग साइट। एमसीक्यूज में वो हमें पूछ रहा है कि सम कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन आई हैज़ फंक्शन ऑफ। तो कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन पूछ रहा है वो हमसे। कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन, उसने ये नहीं पूछा कि कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन प्लांट्स में क्या है, उसने पूछा कि कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन ह्यूमंस में क्या है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास डिसिपेशन ऑफ एक्सेसिव लाइट। क्यों, ये बुक की लाइन थी बिल्कुल आपकी। सम कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट बाय अब्सॉर्बिंग एंड डिसिपेटिंग एक्सेसिव लाइट एनर्जी। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जो पिगमेंट है वो प्लांट और ह्यूमन दोनों में मौजूद होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैरोटीनॉइड है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैरोटीनॉइड कहाँ पे मौजूद होता है ह्यूमंस में, वो आई में मौजूद होता है। 92 वाला MCQ है हमारे पास, ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ DNA किस फेज में रेप्लिकेट करता है। तो हमें सबको पता है, ये सादा सा MCQ है था कि S फेज में करता है। बुक में भी आपके यही लिखा हुआ है, पोस्ट माइटोटिक सेल कैन इंटर सेल साइकिल G1 इंटरिंग अ फेज G0। वो आपसे ये भी पूछ सकता है, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, G1 G2 और G0 के इनमें क्या होता है, G1 में क्या होता है, G2 में क्या होता है। ऐसे में जो बुक में है उनको सेम लाइन बाय लाइन रटा मार लें। तो यहाँ पे ये लाइन थी, DNA synthesized S phase ड्यूरिंग विच DNA is synthesized। 93 वाला MCQs है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डैश अटैचेज द फ्रेगमेंट टू लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड से
कौन सा, ये उसने इंजाइम्स पूछे हुए हैं, ये सारे इंजाइम्स हैं, तो वो कौन सा इंजाइम है जो लैगिंग स्ट्रैंड के फ्रेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है? तो ये लाइगेज है। हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ये इस तरह, ये आपकी बुक में से ये लाइन उठाई गई है कि डीएनए लाइगेज अटैचेस द फ्रेगमेंट टू द लैगिंग स्ट्रैंड। वो आपसे किसी भी तरह एमसीक्यू पूछ सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है डीएनए लाइगेज अटैचेस द फ्रेगमेंट टू द, वो लीडिंग स्ट्रैंड ऑप्शन दे सकता है, लैगिंग स्ट्रैंड ऑप्शन दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैगिंग स्ट्रैंड के साथ। वो आपसे ये लाइन भी पूछ सकता है एमसीक्यूज़ की कि व्हेन द पॉलीमरेज रीचेस 5 एंड ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड अनदर एंजाइम, वो पूछ सकता है कि डीएनए लाइगेज कब एक्टिवेट होता है, डीएनए लाइगेज की एक्टिवेशन कब होती है? जब पॉलीमरेज 5 एंड पर पहुंच जाता है। तो इसी तरह आपको बुक को थारोली पढ़ना है और बुक में से एमसीक्यूज डेवलप करने हैं। फोर्थ एमसीक्यूज में वो हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली विच कंटेन इंफॉर्मेशन दैट कोड्स फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रायॉन्स हैं। ये भी आपकी बुक में से एक टेबल बना हुआ है वायरस के चैप्टर में, उसमें से उठाया हुआ है। ये भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रायॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडको इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन। वायरॉन में आपको पता होना चाहिए कि वायरॉन में सिर्फ आरएनए होता है। कैप्सिड तो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन सब यूनिट का। और वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, डीएनए या आरएनए। 95 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 95 एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मियोसिस। तो हम ये देखते हैं मियोसिस के लिए क्या ट्रू नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, ये तो हमें पता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो ये ठीक हो गया। वो आपसे अगर पूछे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिड का पूछ ले, नंबर ऑफ क्रोमेटिड का, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड 1/4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1/2 होते हैं, हाफ हो जाते हैं, और क्रोमेटिड्स 1/4 हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पोर फार्मेशन। जी बिल्कुल ये करेक्ट है। तो एनिमल्स में ये कब होते हैं? प्लांट्स में स्पोर फार्मेशन, और एनिमल्स में गमीट फार्मेशन के दौरान, गमीट फार्मेशन, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। इट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ ग्रोथ इन एनिमल्स, नो नो ये बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ग्रोथ के लिए सबको पता है कि ग्रोथ के लिए माइटोसिस इस्तेमाल की जाती है, माइटोसिस। चौथा ऑप्शन है 2 कंसेक्टिव सेल डिवीजन आर इन्वॉल्व इन, जी बिल्कुल M1 और M2, ये 2 कंसेक्टिव डिवीजन होती हैं, M1 और M2। अगर आपसे पूछ लें कि M1 और M2 के दरमियान जो इंटरकाइनेसिस होती है, उसमें इंटरकाइनेसिस, उसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है या नहीं, उसके एस फेज़ में तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, उसमें एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। तो ये पॉइंट भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है। 6th एमसीक्यूज में पूछ रहा है कि इन प्लांट्स डैश हार्मोन प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन ड्रॉट कंडीशंस। तो ड्रॉट कंडीशन में एथीन बिल्कुल नहीं। ये प्लांट हार्मोन्स को आपको अच्छी तरह रटा मारना पड़ेगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये सारे एक दूसरे से इनके फंक्शंस मिलते हैं, तो आपको इनको अच्छी तरह से रटा मारना है ताकि आपका इनसे मतलब एमसीक्यू कभी गलत ना हो। ड्रॉट कंडीशन में हमें पता है कि एब्सिसिक एसिड होते हैं जो स्टोमेटा को क्लोज करवाते हैं ताकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ना हो। 97 एमसीक्यूज है लोकस इज डिफाइंड एज, लोकस का उसने पूछा है पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, ये बिल्कुल ठीक है। लोकस तो पोजीशन ऑफ जीन को ही कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ ट्रेट, अपीयरेंस ऑफ ट्रेट देखते हैं। अपीयरेंस ऑफ ट्रेट होती है फिनोटाइप, फिनोटाइप। अगर वो आपसे पूछ ले कि जो स्ट्रक्चर होता है जीन का, उसे जीनोटाइप कहते हैं, मतलब किस किन जीन से बना हुआ है। पार्टनर ऑफ जीन पेयर, पार्टनर ऑफ जीन पेयर हमें पता है कि पार्टनर ऑफ जीन पेयर एलील को कहते हैं। एलील्स मिलके एक पेयर ऑफ जीन बनाते हैं। जीन इन एन इंडिविजुअल फॉर अ ट्रेट, नो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास ऑप्शन अल्फा हो गया। ये भी आपकी बुक की लाइन थी, बुक में क्या लिखा हुआ था वो देखते हैं। ये देखें, द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस। 98 एमसीक्यूज है हमारे पास। वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्लॉक्ड इफ वन वांट्स टू स्टॉप द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। हेलिकेज,
हेलिकेज तो हमें पता है कि हेलिकेज कब इस्तेमाल होता है, और रेप्लिकेशन में, वो भी स्टार्ट में। इलांगेशन फैक्टर ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होता है। प्राइमेज क्या करता है? प्राइमेज हम सबको पता है कि प्राइमर अटैच करवाता है रेप्लिकेशन के दौरान। आरएनए पॉलीमरेज तो सबको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज कब इस्तेमाल होता है, जब आरएनए बनता है डीएनए से, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन एलांगेशन फैक्टर होगा, क्योंकि यही ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है। आप अगर इसको रोकेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन रुक सकती है। ये तीनों तो इस्तेमाल ही नहीं होते ट्रांसलेशन में, तो कैसे ये ट्रांसलेशन को रोक सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 4 ही हो गया। इस एमसीक्यूज में 99 एमसीक्यू में पूछ रहा है कि राइबोज शुगर दैट इज़ मेन पार्ट ऑफ आरएनए इज टाइप ऑफ डैश शुगर। वो पूछ रहा है कि कौन सी शुगर है, तो सबको पता है कि पेंटोज ही शुगर है। ग्लूकोज कौन सी है? ग्लूकोज हेक्सोज है। ट्राइयोज G3P और DAP हैं, G3P और DAP। अब ये देखें यहाँ से वो एमसीक्यूज कैसे पूछेगा स्ट्रक्चर से। ये राइबोज हैं, तो डीऑक्सी राइबोज क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज आप सबको पता होना चाहिए। डीऑक्सी राइबोज को कौन सी ऑक्सीजन मिसिंग होती है? कार्बन नंबर 2 की। आपने इस स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 100th एमसीक्यूज है हमारे पास। बीटल एंड टैटम एक्सपोज न्यूरोस्पोरा स्पोर्स टू डैश रेडिएशन टू चेक म्यूटेशन। ये आपकी बुक में एक फिगर बनी हुई थी, उसमें वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है कि बीटल और टैटम ने क्या इस्तेमाल किया। ये आप देख सकते हैं कि एक्सरेज को इस्तेमाल किया ए सेक्शुअल स्पोर्स। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस पर इस्तेमाल किया, तो आपने ये बताना है कि ए सेक्शुअल पर। वो आपको ऑप्शन में सेक्शुअल भी दे सकता है। किस पर इस्तेमाल किया? ए सेक्शुअल पर। आपने अच्छी तरह इससे याद रखना है। आपने बीटल और टैटम को भी अच्छी तरह से गौर करना है। तो इसका आंसर हमारे पास एक्सरेज आ गया। यूज़ है हमारे पास कि वो पूछ रहा है कि, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। द डैश में बी ए सेल न्यूरन एंडिंग आर एन आर्गन टू रिसीव स्टिमुलस। तो हम सबको पता है कि रिसीव स्टिमुलस कौन करता है? रिसेप्टर करता है। और स्टिमुलस एक्ट किस पर करती है? इफेक्टर पर। अडाप्टर तो नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट ही नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास रिसेप्टर हो गया। तो ये भी आपकी बुक की लाइन थी। बुक में ये लिखा हुआ कि रिसेप्टर में बी ए सेल अ न्यूरन एंडिंग आर रिसेप्टर आर्गन। 102 एमसीक्यूज है हमारे पास। वो पूछ रहा है कि उसने हार्ट की डायग्राम में ये एक्स का निशान पूछ लिया कि यहाँ पे एक्स क्या है। तो अक्सर बच्चे इसको गलत कराते हैं, वो ऐसे नोड लगाते हैं। वो देख रहे हैं कि राइट साइड पे है, ऐसे नोड होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एट्रियो वेंट्रिकुल नोड। ये आपकी बुक की लाइन है, ये देखें। ये टॉप राइट पोजीशन पे होता है ऐसे नोड, लेकिन एवी नोड कहाँ पे होता है? एट्रो वेंट्रिकुल जंक्शन पे। तो ये एट्रो वेंट्रिकुल, ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल, और ये दोनों का जंक्शन, यहाँ पे एट्रोवेंट्रिकुल नोड होगा। तो अपने बुक की डायग्राम को भी अच्छी तरह याद करके जाना है। वो बुक की डायग्राम से आपसे लेबलिंग पूछ सकता है, ये क्या है, ये क्या है, और एक्स्ट्रा। एमसीक्यू में पूछ रहा है कि स्फिंक्टर मसल्स इन यूरिनरी सिस्टम आर नियर द जंक्शन ऑफ। उसने पेल्विस एंड यूरेटर, हमें पता है कि ये किडनी होती है, ये पेल्विस और ये यूरेटर। यहाँ तो स्फिंक्टर मसल्स नहीं होते, ये यूरेटर यहाँ नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है, उसने कहा है कि यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये ऊपर से यूरेटर आ रहा है, 2 यूरेटर, ये ब्लैडर। तो यहाँ पे यूरेटरल ओरिफिरस होते हैं, यूरेटरल स्फिंक्टर नहीं होते, यूरेटरल ओरिफिरस। तो आपसे ये भी पूछ सकता है यूरेटरल ओरिफिरस कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्योंकि 2 यूरेटर्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? यूरिथ्रा एंड ब्लैडर, क्योंकि बुक की लाइन में स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड ब्लैडर कंट्रोल द यूरिन इन ब्लैडर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनका फंक्शन क्या है। तो आपने इनका फंक्शन भी अच्छी तरह याद रखना है कि कंट्रोल यूरिन इन ब्लैडर। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कंट्रोल द यूरिन इन, ऑप्शन दे सकता है किडनी, वो ऑप्शन दे सकता है यूरेटर। तो आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि यूरिन इन ब्लैडर। तो पूछ रहा है कि इन अ टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन 2 माइक्रोमीटर विच इज़ अबाउट डैश ऑफ नेकेड आई। तो ये बिल्कुल आपकी बुक की लाइन थी। रेजोल्यूशन
आपने वैल्यूज़ भी याद रखनी है और कितनी टाइम ग्रेटर है वो भी याद रखना है। तो बुक में लिखा हुआ था इन अ टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप द रेजोल्यूशन 2 माइक्रोमीटर विच इज़ अबाउट 500x ऑफ दैट नेकेड आई। तो यहाँ पे नीचे इसी इसी टेबल के नीचे वो उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी कंपैरिजन किया है। नेकेड आई और कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी कंपैरिजन किया है। तो आपने उनकी वैल्यूज़ को भी अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया 500x। 105th एमसीक्यूज़ है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ था। अब इसको देखते हैं इसको करने की टेक्निक क्या है। हमें पता है कि सेंसरी से ही स्टिमुलस स्टार्ट होगी, तो ये ऑप्शन तो हम निकाल ही देते हैं इनसे, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि ये फैक्टर से शुरू हो रहे हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन क्या बच गए, हमारे पास दो ऑप्शन बच गए अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा में से चूज़ करना है अब हमें। रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। नहीं, आप अगर इस डायग्राम को अच्छी तरह से चेक करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास बनेगी कि रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन। ये देखें सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन कहाँ पे, स्पाइनल कार्ड से फिर मोटर न्यूरॉन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड देन थ्रू मोटर न्यूरॉन टू अफेक्टर्स। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं रिफ्लेक्स आर के। तो आपने याद रखना कि 4 पार्ट्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, सॉरी यहाँ पे रिसेप्टर भी आएगा, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन और इफेक्टर। ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन रिफ्लेक्स आर के एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो पूछ रहा है कि इन प्रोकैरियोट्स ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट, विच डैश टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक टाइप का होता है, वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, बल्कि और यूकैरियोट में 3 टाइप्स होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। आपको तीनों के फंक्शन भी याद होने चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज 2 mRNA और आरएनए पॉलीमरेज 3 tRNA। ये 3 है, 3 का टी और tRNA का टी। इससे याद रख लें कि आरएनए पॉलीमरेज 3 tRNA सिंथेसाइज करता है। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन आ गया कि 3 टाइप्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अ सिंगल जीन कैन बी एम्पलीफाइड बाय यूजिंग ऑप्शन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो एनालाइजेशन के लिए होता है, एनालिसिस के लिए होता है। वो 4 ही ऑप्शन हमारे पास, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए होता है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हमें पता है कि जीन को किसी वेक्टर में इंसर्ट करने की टेक्नोलॉजी को कहते हैं। तो सिंगल जीन कैन बी एम्पलीफाइड बाय यूजिंग आरएन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआरई है, जिससे सिंगल जीन भी हम उसकी मल्टीपल कापीज हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बुक की लाइन थी आपकी, बुक की लाइन में वो साफ साफ बता रहा है कि दिस मीन्स दैट a single gene or smaller piece of DNA among all human genes can be amplified using PCR। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि which of the following is correct। वो ऑप्शन में देगा कि only few human genes can be amplified, all human genes can be amplified। तो all human genes can be amplified by using PCR। 108 MCQs की तरफ चलते हैं। 108 MCQs में पूछा है कि many substances which are urgently required by the cell while cell absorb them against the concentration gradient by utilizing energy। तो एनर्जी सेल हमेशा एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज करता है। जीटीपी को भी पहले एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, लाइट से तो एटीपी बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एटीपी ही हो गया। 109 एमसीक्यूज है हमारे पास, विच कैन नॉट बी ट्रू फॉर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो आप ये एमसीक्यू ज़रा कंसेप्चुअल था। बी पॉजिटिव को आपने निगलेक्ट कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे RH के मतलब उसने कोई ऑप्शन नहीं दी, तो बी पॉजिटिव यहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। अब इसको कैसे करेंगे, अगर इसको ये देखें, बी पॉजिटिव मतलब कि इसकी जीनोटाइप हो सकती है IB, I0 और IB या IB। ये बी की जीनोटाइप्स हो सकती हैं 2। पूछ रहा है कि उसके फादर की जीनोटाइप क्या नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन
इज़ फादर्स ब्लड ग्रुप इज़ ए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए को किसी के साथ भी, अगर ए होगा, ए आई ए, तो अगर ये एक फ़ीमेल आई बी इससे भी रिएक्ट करे या इससे भी रिएक्ट करे, रिएक्ट मतलब मेटिंग करे, अगर ये पर्सन उसका फादर, अगर इन दोनों में से पॉसिबल कम्बिनेशन से भी वो करे, मेटिंग करे, तो ये हमारे पास नहीं आ सकता। इससे हमारे पास ए बी आएंगे और ओ ब्लड ग्रुप आएंगे इन कम्बिनेशन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डेल्टा हो गया। पूछ रहा है कि FADH2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो आपने क्रेब्स साइकिल को अच्छी तरह से याद करना है। वो पूछ सकता है कि कोएंजाइम ASH कहाँ रिलीज़ होता है, वाटर कहाँ कहाँ पे ऐड होता है। वाटर ऐड होने की दो पोजीशंस हैं, ये वाली और ये वाली। वो आपसे पूछ सकता है कि NADH कहाँ कहाँ पे बनता है। वो आपसे पूछ सकता है कि CO2 कहाँ कहाँ पे निकलता है। तो आपने इन ऑप्शंस को इस तरह के MCQ सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह से, क्रेब्स साइकिल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उसने पूछा कि FADH कहाँ पे बनता है। FADH बनता है जब सक्सीनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, व्हेन सक्सीनेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट। इस MCQ को वो एक और अंदाज से भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि जब सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन हो, सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन हो, यानी कि सक्सीनेट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, किसको दे रहा है, FADH2 को। कहाँ किसकी रिडक्शन किसकी हो रही है, FAD की। ये इसमें H2 ऐड हो रहे हैं, मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है, और ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, सक्सीनेट की। तो आपने इनमें से ये भी याद रखने हैं कि आइसोस्टेट के कितने कार्बन हैं। इसको थोड़ा जूम करते हैं। स्टेट के कितने कार्बन हैं, ऑक्सैलो एसीटेट के कितने कार्बन। आपने कार्बन्स को अच्छी तरह से याद रखना है। आपने CO2 को याद रखना है, कितने CO2 कहाँ पे निकलते हैं, 1 2, और ये एक 2 CO2 क्रेब्स साइकिल में निकलते हैं। आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट क्या है, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट आइसोमर्स हैं। तो आपने क्रेब्स साइकिल को अच्छी तरह से याद करना है। 1011th MCQs है हमारे पास के। पूछ रहा है कि रिसेंट स्टडीज इन HIV रिवील दैट द वायरस इन्फेक्ट्स एंड मल्टीप्लाई इन द डैश बट डज नॉट कॉज डिजीज। तो हम ये बुक की लाइन थी कि HIV हो स्पेसिफिक कौन है, मंकीज़ में ये रेप्लिकेट भी करता है, इन्फेक्ट भी करता है, लेकिन उनको डिजीज़ शो नहीं होती, डिजीज़ काज नहीं करता। तो मंकीज़ हो स्पेसिफिक हैं। तो ये आपसे ये MCQ जिस तरह भी पूछ सकता था कि मंकीज़ किस फैटल, कौन सा जो फैटल वायरस है उससे वो स्पेसिफिक है। तो आपने अच्छी तरह याद रखना है कि वो HIV है। उसमें पूछा है कि द मेन फोर्स विच जनरेट्स द ब्लड प्रेशर कौन जनरेट करता है, किसकी कंट्रैक्शन से। ऑरिकल्स आपको पता होना चाहिए कि ऑरिकल्स एट्रिया को भी कहते हैं। आर्टरीज भी नहीं, वेन्स भी नहीं। तो ये आपकी बुक की ही लाइन है कि द प्रेशर इज जनरेटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट की कंट्रैक्शन से ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होता है। इन मियासिस 2 MCQs है अगला। इन मियासिस 2 डैश डिफ्रेंशिएट इनटू स्पर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिफ्रेंशिएट करते हैं स्पर्म में, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोसाइट्स नहीं। सर्टोलाइज सेल्स तो टेस्टिस के अंदर न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूरिशमेंट। पोलर बॉडीज़ तो oogenesis के दौरान रिलीज़ होती हैं। oogenesis के दौरान तो स्पर्मेटिज किस में डिफ्रेंशिएट करती हैं, स्पर्म में। आपने इस डायग्राम को भी अच्छी तरह से याद रखना है। इस डायग्राम को आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने क्रोमेटिड हैं, इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, कौन सी जो मियासिस है उसमें क्रोमोसोम नंबर कम होते हैं। क्रोमोसोम नंबर दोनों में याद रखिए, मियासिस 1 में भी 1 होते हैं, सॉरी क्रोमेटिड नंबर मियासिस 2 में भी कम होते हैं और मियासिस 1 में भी। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर सिर्फ मियासिस 1 में। तो मियासिस 1 को इसीलिए हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। 1014th MCQs है। अहमद ब्लड कैन नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली, ही वॉज डायग्नोज्ड विद हीमोफीलिया ए, ही पास हिज करैक्टर टू द ग्रैंडसन थ्रू हिज। आपको पता होना चाहिए कि जो भी फादर होता है, अगर एक मेल हीमोफिलिक है
तो वो अपना हीमोफीलिया का ट्रेट अपनी बेटी को देगा, डॉटर को देगा। और डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी, डॉटर कैरियर होगी। और जो डॉटर होगी वो अपने बेटे को आगे हीमोफीलिया का ट्रेट पास करेगी, हीमोफीलिया का अलील पास करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, थ्रू हिज डॉटर। आपने ये भी याद रखा है हीमोफीलिया कौन सी इनहेरिटेंस है, जिगजैग इनहेरिटेंस, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड आपने याद रखना है कि जिगजैग इनहेरिटेंस होती है। जो वाई लिंक्ड होती है, वाई लिंक्ड स्ट्रेट लाइन इनहेरिटेंस होती है। वाई लिंक्ड क्योंकि वाई सिर्फ मेल में होता है, तो मेल से मेल, मेल से मेल, तो ये स्ट्रेट लाइन इनहेरिटेंस है, मेल से मेल, मेल से मेल। लेकिन जो एक्स लिंक्ड होती हैं वो मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, और जो ये जो फीमेल होती है ये कैरियर होती है। 1015 MCQs है हमारे पास के exposure to dash light ineffective in photosynthesis as it enables guard cells to take K positive and opening of stomata। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू लाइट की वजह से, ब्लू लाइट होती है जो, इसकी वजह से K पॉजिटिव सेल के अंदर मूव करते हैं। जब सेल के अंदर मूव करेंगे तो सेल की सल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, वाटर कम सल्यूट पोटेंशियल से हाई सल्यूट पोटेंशियल की तरफ मूव करता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से वाटर सेल में जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा। जब सेल टर्जिड हो जाएगा तो स्टोमा ओपन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ब्लू था। ब्लू लाइट के पॉजिटिव की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करती है। उसने पूछा है कि विच इज़ नॉट अ कंटिन्यूस स्टेट। कॉन्टीन्यूस स्टेट कौन सी नहीं होती, कॉन्टीन्यूस स्टेट नहीं है। तो आपने याद रखना है जो कॉन्टीन्यूस स्टेट्स होती हैं वो मल्टी जीन होती हैं या पॉलीजेनिक होती हैं। उनको एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करती हैं, जैसे ह्यूमन हाइट हो गई या ही स्किन कलर हो गया। कॉन्टीन्यूस स्टेट कौन सी नहीं है, तो इसमें टंग रोलिंग कॉन्टीन्यूस स्टेट नहीं है, क्योंकि आपकी बुक की लाइन है कि टंग रोलिंग एबिलिटी इज़ ड्यू टू सिंगल डोमिनेंट जीन। तो ये एक जीन कंट्रोल करता है, जो एक जीन कंट्रोल करता है वो ज़्यादातर डिसकॉन्टीन्यूस स्टेट होती हैं। आपने इनका ग्राफ भी देखना है, कॉन्टीन्यूस का ग्राफ इस तरह होगा और डिसकॉन्टीन्यूस का इस तरह के डिस्टिंक्ट ग्राफ्स होंगे उनके। इसका ऑप्शन हमारे पास टंग रोलिंग आ गया। 117 MCQs हैं। द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी इज़। आर्टिफिशियली इंड्यूस आपने ये देखना है, एक्टिव इम्यूनिटी का पूछा है तो एंटीबॉडी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ लिविंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, इनसाइड प्रोड्यूस होंगे। ये देखें, पहला ऑप्शन देखते हैं एक्सपोजर टू एक्चुअल इन्फेक्शन। एक्सपोजर जब एक्चुअल इन्फेक्शन को होता है तो वो आर्टिफिशियल नहीं होता, वो नेचुरल होता है। इसमें एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर तो प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन ये नेचुरल है। इंजेक्शन ऑफ एंटीसीरम एंटीबॉडीज़ को कहते हैं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि बाहर से एंटीबॉडीज़ दी जा रही हैं, अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए। इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ ये भी रॉन्ग हो गया। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में बाहर से एंटीजन्स बॉडी के अंदर दाखिल करवाई जाती हैं जो जाके एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाती हैं। तो ये आपकी बुक की ही लाइन थी। बट दिस एक्टिव इम्यूनिटी हैज़ बीन अचीव्ड विद आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड एंटीजन्स इन द बॉडी, सो इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ वो वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है। MCQs देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर द जीन यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम क्रोमोसोम। जी ये आइसोलेट हो सकता है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड केमिकली। तो ये आपकी बुक की लाइन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इट कैन बी मेड फ्रॉम प्रोटीन, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इट कैन बी मेड फ्रॉम mRNA। तो ये तीनों करेक्ट क्यों हैं, क्योंकि ये आपकी बुक में ये 3 मेथड लिखे हुए हैं जीन को हासिल करने के लिए। तो जीन्स इन मेथड से आइसोलेट हो सकते हैं या हासिल किए जा सकते हैं, प्रोटीन से कोई मेथड नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गया। 119 MCQs हैं। इन केल्विन साइकिल द रिड्यूसिंग पावर ऑफ NADPH इज यूज ड्यूरिंग। तो आपने केल्विन साइकिल को भी अच्छी तरह से याद रखना है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 6 ATP कहाँ पे यूज़ होते हैं, 3 ATP कहाँ पे यूज़ होते हैं। उसने यहाँ पे पूछ लिया कि 6 NADPH कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। 6 NADPH
उस टाइम पे यूज़ हो रहे हैं जब 13 BPG G3P में कन्वर्ट होता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3 ATP कब इस्तेमाल होते हैं। 3 ATP उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब G3P RuBP में कन्वर्ट होता है। वो आपसे इस तरह का MCQs भी पूछ सकता है कि जो 3PG है उसमें कितने कार्बन होते हैं, वो 3 कार्बन का मालिक्यूल है। ये जो G3P है ये भी 3 कार्बन का मालिक्यूल है, लेकिन जो RuBP है ये 5 कार्बन का मालिक्यूल है। तो यहाँ पे उसने पूछा क्या था कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ NADPH इज यूज्ड, रिड्यूसिंग पावर ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया। 120 MCQs की तरफ चलते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई, ह्यूमन तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। एलजी हमें पता है कि फंजाई नहीं होते, तो इसका ऑप्शन मशरूम आ जाएगा। स्टारफिश भी फंजाई नहीं होते, तो इसका ऑप्शन हमारे पास मशरूम करेक्ट ऑप्शन आ गया। 121 MCQs है। द वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम नियर बाय जाइलम इन द सुक्रोज कंटेनिंग सीव ट्यूब। इस MCQ में पूछ रहा है, कह रहा है कि वाटर, यहाँ पे जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, जब यहाँ पे सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो हमें पता है कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है। वाटर लो सल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है, और इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। और जब ऑस्मोसिस यहाँ पे जब सुक्रोज आ जाएगा, यहाँ पे सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई, जब सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, और फ्लोएम का जो हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल नहीं, सल्यूट पोटेंशियल नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। उस हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से जो सुक्रोज है वो नीचे सिंक की तरफ मूव कर सकेगा। 120 MCQs हैं कि ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय डैश हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसको LH हार्मोन भी हम कहते हैं, LH। प्रोजेस्टेरॉन है जो उसने एक हिंट ये भी दी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन हमें पता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो कार्पस ल्यूटियम से सेक्रेट होता है, जो ओवरी में होते हैं, कार्पस ल्यूटियम। एस्ट्रोजन सेक्रेट होता है फॉलिकल से, डेवलपिंग फॉलिकल से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। लेकिन FSH उसने साथ दूसरी हिंट भी दी है कि ओव्यूलेशन इंड्यूस करता है वो हार्मोन, लेकिन FSH ओव्यूलेशन इंड्यूस नहीं करता। FSH जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट में हिस्सा लेता है। तो ये आपकी बुक की ही लाइन थी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होती है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है या मेच्योर फॉलिकल होता है, उसमें से सेकेंडरी ओसाइट, याद रखिए एग नहीं बल्कि सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। सेकेंडरी ओसाइट ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, ये एग नहीं होता। अगर आपसे वो पूछ रहे कि एग कहाँ पे बनता है, तो एग बनता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में, क्योंकि वहाँ पे स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं। स्पर्म और एग फर्टिलाइज कहाँ पे होते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में। तो वो आपसे पूछ सकता है कि एग कहाँ पे बनता है, वो आपको ओवरी ऑप्शन देगा, वो आपको प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट देगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। 123 MCQs हैं हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्योर्ड बाय जीन थेरापी। SCID हमें पता है कि यहाँ पे रेट्रोवायरस इस्तेमाल होता है जीन थेरापी के लिए, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ट्यूबरकॉलिसिस अगले ऑप्शन देख लेते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हमें पता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी लिपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेजिकल्स को यूज़ करते हैं। कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ये जो ट्यूबरकॉलिसिस है ये नहीं हो सकता। TB जीन थेरापी से इसको क्योर नहीं किया जा सकता। कैंसर को किया जा सकता है बोन मैरो सेल्स को रिप्लेस करके, 124th MCQs है वैक्सीनेशन फॉर ऑल दीज हैव बीन डेवलप्ड एक्सेप्ट। तो ये तो हर किसी को आता होगा मेरे ख्याल में, कैंसर की नहीं आई बल्कि सबकी आ चुकी है, पोलियो की भी आ चुकी है, मम्प्स मीजल्स की भी आ चुकी है, कैंसर की नहीं आई। उसमें पूछ रहा है कि व्हेन द फ्लूइड इंटर्स लिम्फ कैपिलरीज इट इज़ कॉल्ड। ब्लड तो हो नहीं सकता, प्लाज्मा बिल्कुल नहीं, सीरम बिल्कुल नहीं। सीरम किसको कहते हैं, प्लाज्मा से क्लॉटिंग प्रोटीन्स को माइनस कर लें,
तो ये हमारे पास सीरम बन जाता है। तो ये आपकी बुक की लाइन थी कि व्हेन दिस फ्लूइड एंटर्स द लिम्फ इट इज कॉल्ड लिम्फ। 126 MCQs हैं। द फिगर गिवन बिलो शोज द टाइप ऑफ ब्लड सेल। उसने ये ब्लड सेल की डायग्राम दे दी है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा है। रेड ब्लड सेल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है, और ये बता रहा है कि इसमें न्यूक्लियस है। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सेल तो कोई भी हो सकता है, प्लाज्मा सेल में कोई भी सेल आ सकता है। प्लेटलेट्स तो फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। फ्रेगमेंट्स, न्यूक्लियस नहीं होता इनमें भी। तुम्हारे पास वाइट ब्लड सेल, अगर वो स्पेसिफिकली पूछ लें तो ये इसानोफिल्स हैं, ये सिनोफिल्स, क्योंकि ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई थी। आपने इन डायग्राम को भी अच्छी तरह से याद रखना है। ये देखें, ये इसानोफिल्स था। आपने ये इनकी परसेंटेज याद रखनी है, इनका फंक्शन भी आगे लिखा हुआ था, फंक्शन भी याद रखना है। आपने इनका साइज़ याद रखना है। साइज़ उन्होंने 8 दिया है रेड ब्लड सेल का, तो यहाँ पे उसने लिखा है कि अबाउट ट्वाइस द रेड ब्लड सेल, तो इसका क्या होगा 16। इसका 8 माइक्रोमीटर, तो इसका 16 माइक्रोमीटर। 127 MCQs हैं। On Galapagos Island, among the birds dash caught much attention of the Darwin in formulating the work related to adoptions। तो सबको पता है कि इसका ऑप्शन फिंचिस था। उसने फिंचिस को ऑब्जर्व किया था। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि कितनी टाइप्स की फिंचिस को, गैलापागोस देयर वर 13 टाइप्स ऑफ फिंचिस। अपनी इवोल्यूशन के चैप्टर से एक एक लाइन को रट्टा मारना है ताकि आपका इस तरह का MCQs कभी गलत ना हो। 120 MCQs है। इन ह्यूमन फीमेल ओसाइट इज हेल्ड इन सेकंड मेटाफेज अंटिल। सेकंड मेटाफेज अंटिल ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं, डेथ बर्थ बिल्कुल नहीं, फर्टिलाइजेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपने ये भी याद रखना कि फर्टिलाइजेशन होती है कहाँ पे। फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट में। आपसे ये पूछ सकता है कि एग कहाँ पे बनता है, एग ओविडक्ट में बनता है। और जो जाइगोट है वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है, वो ओविडक्ट में नहीं बल्कि यूट्रस में इम्प्लांट होता है। आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये आपकी बुक की लाइन थी कि प्राइमरी यूसाइड डिवाइड मियाटिकली इनटू अप्लाइड सेकेंडरी यूसाइड फर्स्ट पोलर बॉडी। आपने ये भी याद रखना है कि पोलर बॉडीज़ कहाँ पे बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ पे बनती है, सेकंड पोलर बॉडी कहाँ पे बनती है। आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखना है। सेकंड मियाटिक डिवीजन इन द आउटसाइड प्रोसीड एज फार एज मेटाफेज। ये आपकी बुक की लाइन है, ये देखें, मेटाफेज तक, बट इज़ नॉट कम्प्लीटेड अंटिल द आउटसाइड इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। 129 MCQs है हमारे पास। ग्लोमेरुलस इन किडनीज इज मेड अप ऑफ। लूप ऑफ वेसल्स, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लूप ऑफ वेसल्स को, लूप ऑफ ब्लड वेसल्स को वेजा रेक्टा कहते हैं, वेजा रेक्टा। ट्यूबुलर एपिथेलियम, ये तो नेफ्रॉन का पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ग्लोमेरुलस है। बॉल ऑफ कैपिलरीज, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, बॉल ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं। कप शेप्ड स्वेलिंग को हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। तो आपने इनमें से ये भी याद रखना है, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। ये याद रखना कि इफरेंट आर्ट्रियोल का साइज़ बड़ा होता है, इफरेंट का साइज़ बड़ा होता है। इफरेंट से इफरेंट एग्जिट करती है बोमेन कैप्सूल को, एफरेंट जो होती है वो इंटर करती है। इस तरह के पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आपने ये भी याद रखना है कप शेप्ड स्वेलिंग होती है, वो आपसे पूछ सकता है कि बाउल शेप्ड स्वेलिंग या कप शेप्ड स्वेलिंग, तो आपने याद रखना है कप शेप्ड स्वेलिंग होती है। 130th है। The dash is the main nutritional part and concerned with the biosynthesis of material necessary for neuron। यहाँ पे उसने ऑप्शन न्यूरोग्लिया सेल्स का नहीं दिया, लेकिन अक्सर बच्चे उसको टिक करके आ जाते हैं, लेकिन वो ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सेल बॉडी और सोमा इज द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द सेल एंड इज कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द न्यूरॉन। तो यहाँ इसका आंसर सोमा होगा। यहाँ उसने सोमा इसलिए लिखा है कि बच्चे सेल बॉडी ज़्यादातर याद रखते हैं, तो उसने कंफ्यूज करने के लिए सोमा का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो आपने सेल बॉडी को याद रखना है कि सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं। 20 में वो कह रहा है कि identify the only cells in leaf epidermis which are not connected to other cells but plasmodiatom are not involved in photosynthesis। तो इसका ऑप्शन हमारे पास गार्ड सेल्स होगा। आपसे ये MCQ भी पूछ सकता है कि वो कौन से एपिडर्मल सेल्स में, ये देखें, ये स्टोमेटा। तो एपिडर्मल सेल में सिर्फ ये गार्ड सेल्स होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बाकी एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन इसका गार्ड सेल्स ही है। 132 MCQs है। ये भी आपकी बुक की लाइन थी। लिंक जीन्स विद क्लोजर लोकस डैश मेंडल्स लॉ
ये देखें, पहली पहली ऑप्शन फिल करते हैं हम, लिंक जीन्स। लिंक जीन्स आपको पता होना चाहिए कि मेंडल्स लॉ को ओबे नहीं करती, मेंडल के जो लॉ हैं उनको ओबे नहीं करती। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आ जाएगा डोंट ओबे। ये दोनों ऑप्शंस तो कैंसिल हो गई, ये वाली तो कैंसिल हो गई, ये वाली ऑप्शंस नहीं हो सकती, पहली दो रह गई। पहली दो में डोंट ओबे आएगा। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट एज दे, तो आपने ये भी याद रखना है कि वो इंडिपेंडेंटली असार्ट नहीं कर सकती, तो ऑप्शन हमारे पास अल्फ़ा आ गया। ये आपकी बुक की लाइन थी, ये देखें कहाँ पे, लिंक जीन्स हुजूल आर क्लोज टू ईच अदर डोंट ओबे मेंडल्स ऑफ असार्टमेंट। बिकॉज रीज़न भी आपने याद रखनी है, वो पेपर में आपसे रीज़न भी पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस कैन नॉट असार्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियासिस। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो असार्टमेंट होती है वो कहाँ पे होती है, वो मियासिस में होती है। वो आपसे अगर पूछ ले कि मेंडल का एक क्लास सेग्रीगेशन भी था, वो आपसे पूछ ले कि सेग्रीगेशन कब होती है, तो वो भी मियासिस में ही होती है। तो आपने इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है। 33 MCQs है हमारे पास के, इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट चेंजिंग इंटरनल एनवायरनमेंट डैश इज व्हेन बॉडी मेंटेन्स द इंटरनल प्रोसेस टू वर्क इन अ नैरो रेंज ऑफ इंटरनल फ्लक्चुएशन। तो हमें पता है कि ये होम्योस्टेसिस है, थर्मो रेगुलेशन नहीं है। थर्मो रेगुलेशन तो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, या उसने टेम्परेचर का नहीं बल्कि इंटरनल प्रोसेसेस का जिक्र किया है, तो ये सबको कवर करेगी। ये साल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन होम्योस्टेसिस आ गया। तो ये भी आपकी बुक की लाइन थी। बुक की लाइन में देखें, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। 134 MCQs है, द ऑर्गेनेली एक्स इज कॉल्ड, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ऑर्गेनेली एक्स, सेल वाल, सेल वाल तो हो नहीं सकती, सेल वाल तो ये वाली होगी ना, ये वाली सेल वाल होगी। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो सकती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बीच में होता है, न्यूक्लियस नहीं हो सकती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें पता है कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन उसने ये छोटी सी ऑर्गेनेली दी है यहाँ पे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, क्लोरोप्लास्ट का। 135 MCQs की तरफ चलते हैं। 135 में पूछ रहा है कि एस्टिमेटिंग रिलीज ऑफ CO2 और कंजप्शन ऑफ O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज टर्म्ड एज। तो ये आपकी बिल्कुल बुक की लाइन है। बुक की लाइन में एक्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ही उसने ये दी है। एक्शन स्पेक्ट्रम कैन बी obtained by illuminating plot with light of different wavelengths and then estimating, ये देखें, estimating CO2 and oxygen released during photosynthesis। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम हो गया। 36 MCQs है, द इरिटेंट सब्सटेंसेस ऑफ स्मोक काज स्मोकर्स कफ विच वीकेंड एंड बर्स्ट। तो ये बुक की लाइन थी कि द इरिटेंट सब्सटेंसेस ऑफ स्मोक जनरली काज स्मोकर्स कफ एंड कफिंग बर्स्ट वीकन सम ऑफ द वीकेंड एल्विलाई। तो वो उसको बर्स्ट कर देते हैं एल्विलाई को, जो वीकन हो चुकी होती हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया, एल्विलाई। तो ये किस में होता है, या ये आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी डिजीज़ है ये एम्फीसीमा में। एम्फीसीमा में वो आपसे ये पूछेगा एम्फीसीमा में क्या होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस होता है या वॉल्यूम रिड्यूस होता है। तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा एम्फीसीमा में। 137 है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज डैश। उसने वैल्यू पूछी है कि कितनी है, एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ इनर मेम्ब्रेन बिकम्स मोर डैश टू द आउटसाइड। तो हमें पता होना चाहिए, आपने इस तरह याद रखना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है वो उसका -70 मिलीवोल्ट, उसका एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का +50 मिलीवोल्ट, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड नेगेटिव। आपने इस तरह याद रखना है, इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव, और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड पॉजिटिव और आउटसाइड नेगेटिव। आपने इस तरह इन चीज़ों को याद रखना है। तो पूछ क्या रहेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज़, तो हमारे पास -70 होना चाहिए। ऑप्शन बीटा हो सकता है या ऑप्शन डेल्टा हो सकता है। ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आगे ऑप्शन में दे रहा है कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान क्या होता है। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान जो मोर
एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनर पॉजिटिव हो जाती है, तो हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन आएगा। उसने दो चीज़ों को मिक्स किया है, पहले उसने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पूछ लिया है कि पोटेंशियल क्या होगा, दूसरी लाइन में उसने पूछ लिया है कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मेम्ब्रेन होगी वो इनसाइड क्या होगी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इनसाइड पॉजिटिव हो जाती है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। 138 MCQs है। एट लो ब्लड एट pH ऑफ ब्लड डिक्रीजेज, H पॉजिटिव आयन इंक्रीजेज। तो पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन टू डिक्रीज द एबिलिटी टू बाइंड विथ ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि जब pH इंक्रीज होती है, pH इंक्रीज तो H पॉजिटिव डिक्रीज़ हो जाते हैं। जब pH डिक्रीज़ होती है H पॉजिटिव इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ उसने बताया कि pH डिक्रीज़ हुई मतलब H पॉजिटिव बढ़ गए। जब H पॉजिटिव बढ़ जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन के साथ जो एसोसिएशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ उसने पूछा है कि कौन सी गैस है जिसकी जो एसोसिएशन कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ रिड्यूस हो जाती है, तो उसका आंसर ऑक्सीजन होगा। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ था कि pH of blood declines, amount of oxygen bound to hemoglobin also declines। 139th MCQs है। Chest cavity is bounded by ribs and muscles on the sides while the floor of chest cavity is called। floor of chest cavity diaphragm कहलाता है। floor of chest cavity diagram कहलाता है, diaphragm। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि diaphragm क्या होता है। diaphragm sheet of skeletal muscle है, sheet of skeletal muscle। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम की क्या शेप होती है। तो इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम लेस डूम लाइक होता है और एक्सपायरेशन के दौरान मोर डूम लाइक। तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है। 114 MCQs है। द प्लांट्स हैविंग थिक क्यूटिकल लाइक रिड्यूस लीव्स आर संकन स्टोमेटा। जिसके थिक क्यूटिकल थिक और संकन स्टोमेटा हो, वो कौन सा प्लांट होता है? वो ज़ीरोफाइट होता है। वो प्लांट ज़ीरोफाइट कहलाता है। आप ज़ीरोफाइट की बुक में डेफिनेशन देख लें, यहाँ पे उसने संकन स्टोमेटा के बारे में बताया है कि स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड लोकेटेड इन डिप्रेशन का मतलब संकन स्टोमेटा। अगला MCQ है हमारे पास के 141। रिसेंट रिसर्च इंडिकेट दैट मोर दैन, ये आपकी बुक की लाइन है कि रिसेंट रिसर्च इंडिकेट्स दैट मोर देन 10 कंपाउंड्स ऑफ tar of tobacco smoke आर इन्वॉल्व इन काजिंग कैंसर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास 10 आ गया। अगला MCQ है सॉरी। तो पूछ रहा है कि ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मे बी सेलेक्टेड बाय डैश। तो ये देखें, ये आपकी बुक की लाइन है, पूरी बुक की लाइन उसने दे दी है। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट आएगा। दे मे बी सिलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट, तो यहाँ पे बाइंडिंग साइट, क्योंकि बाइंडिंग साइट रिकॉग्नाइज करती है और शेप उसकी सिमिलर होती है। शेप की सिमिलैरिटी वजह से बाइंडिंग साइट रिकॉग्नाइज कर लेती है। अगला पार्ट MCQ का, बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द साइट। और ये देखें, यहाँ पे बुक में ही उसने लिखा है बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट। तो ये देखें, उसने बुक की दो लाइनों को एक MCQs में दे दिया, मुख्तलिफ लाइनों को। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन होगा हमारे पास। ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि पहली ऑप्शन में बाइंडिंग साइट आएगा, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। तो बाइंडिंग साइट आएगा। आप दूसरी में देखेंगे, दूसरी ब्लैंक में क्या आएगा, सिलेक्टेड बाय कैटालिटिक साइट, क्योंकि कैटालिटिक साइट ने ही उनका कैटालिसिस करना होता है और उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना होता है। 3 MCQs है कि The main cause of creation of tension between water molecules is dash which help to make water chain pulled up in extent of sap। तो ये आपकी बुक की लाइन है कि टेंशन को प्रोवाइड करता है। टेंशन इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी फोर्स है जो सैप को ऊपर पुल करती है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वो बल्कि ट्रांसपीरेशन पुल होगी, ट्रांसपीरेशन पुल। 144 MCQs है हमारे पास।
lymphocytes is named due to lymphocytes is named due to its relationship to dash gland, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड आएगा क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी के चैप्टर में उसने लिम्फोसाइट टी एंड बी हैव बीन नेम्ड ड्यू टू देयर रिलेशनशिप बिटवीन विद थाइमस ग्लैंड। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि थाइमस ग्लैंड का किन लिम्फोसाइट से रिलेशन होता है। बी एंड टी दोनों के साथ होता है क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। सॉरी, ये बी का बुर्सा फैब्रिकस से होता है, सॉरी, और टी का थाइमस से, तो इसका ऑप्शन थाइमस आ गया। 144 MCQs है हमारे पास, 145 सॉरी। उसने पूछा है कि ये जो डायग्राम देखे ये कौन सी फेज़ है माइटोसिस की, तो ये एनाफेज़ है क्योंकि ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो रहे हैं। तो वो आपसे अगर पूछ ले कि ये कौन सी फेज़ है, तो ये एनाफेज़ माइटोसिस की भी हो सकती है और एनाफेज़ 2 भी हो सकती है माइटोसिस 2 की, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं। एनाफेज़ 2 अगर इस तरह सेपरेट हो रहे हों, एक इधर को इस तरह सेपरेट हो रहे हों, मतलब कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो इस तरह, तो ये क्या होगी, तो ये होती है, ये हमारे पास एनाफेज़ 1। एनाफेज़ 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और एनाफेज़ 2 और जो माइटोसिस की एनाफेज़ है उसमें सिंगल क्रोमैटिड, ये आप देखें, ये डबल क्रोमैटिड का क्रोमोसोम है और ये सिंगल क्रोमैटिड का, ये दोनों क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का नंबर इस तरह पता लगाया जा सकता है कि उसके सेंट्रोमियर देखने हैं आपने कितने हैं। ये एक सेंट्रोमियर है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये एक सेंट्रोमियर है इसमें, ये एक सेंट्रोमियर ये वाला, तो ये भी एक क्रोमोसोम है। 146 में पूछ रहा है कि मसल फाइबर हैज़ डैश एंड इन टर्न। मसल फाइबर में क्या होते हैं? मसल फाइबर में हमें पता है कि मायोफिब्रिल्स होते हैं, और मायोफिब्रिल्स में क्या होते हैं? सार्कोमियर्स होते हैं। ये एमसीक्यूज ने उठाया है ये वाली लाइनों से, बुक डायग्राम से। मसल फाइबर है मैनी मायोफिब्रिल्स हैज़ मैनी सार्कोमियर्स, तो इसका ऑप्शन अल्फा ऑप्शन आ गया इसका। तो आपसे ये भी आगे पूछ सकता है कि सार्कोमियर में क्या होते हैं, तो हमें पता है कि सार्कोमियर में क्या होंगे? मायोफिलामेंट्स। वो आपसे ये पूछ सकते हैं मसल बंडल में क्या होगा? मसल बंडल में मसल फाइबर होंगे। मसल फाइबर में क्या होगा? मसल फाइबर में मायोफिब्रिल्स में सार्कोमियर्स में मायोफिलामेंट्स में थिक और थिन फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स में मायोसिन, थिन फिलामेंट में एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। 47th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग offers an active barrier between the cell content and their environment, allowing only selective substances to pass through it। ये बिल्कुल आपकी बुक की लाइन उसने उठा के दे दी है। इट ऑफर्स अ बैरियर, ये सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक से उठाई गई, ये सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक से ये पिक्चर है। ये देखें उसने क्या लिखा है यहाँ पे, इट ऑफर्स अ बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड द एनवायरनमेंट, allowing only selective substances to pass through it. It is known as differentially permeable और selectively permeable। तो यहाँ पे ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वो पूछ रहा है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फ्राम डैश टू डैश। ये देखें, टेस्ट बनाने वाले भी इतने डम्ब होते हैं कि उन्होंने बिल्कुल बुक की लाइन ही उठा के दे दी है 15 to 16। हालांकि ये हर किसी को पता है कि फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइजिंग टेम्परेचर, बुक में सिर्फ एग्जांपल दी गई है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 16 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन उसने पूरी लाइन ही उठा के दे दी है। तो इसका ऑप्शन, आपने इस तरह की वैल्यूज़ को भी अच्छी तरह से याद करना है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास 15 to 16 आ जाएगा। 147th MCQs है, 149 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव वाल्व्स। वाल्व्स किस में होते हैं? वाल्व्स हमें पता है कि आर्टरी में बिल्कुल नहीं होते, कैपिलरी में नहीं होते, वेन में होते हैं। ऑल ऑफ अबव नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। वेन्स में होते हैं। वेन्स में क्यों होते हैं? ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोका जाए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड में। आर्टरी में क्यों नहीं होते? आर्टरी में इसलिए नहीं होते कि पीछे उसको ब्लड को मूव करवाने के लिए जो वेंट्रिकल की फोर्स है वो बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पे ब्लड बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो वाल्व्स होते हैं, ये इस तरह आर्टरी हो गई, ये इस तरह वाल्व्स होते हैं इसके अंदर। जब ब्लड गुजर जाता है तो ये वाल्व्स इस तरह क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। तो ये आपकी बुक की ही लाइन थी, सेमिल्यूनर वाल्व्स। तो उनको क्या कहते हैं? सेमिल्यूनर वाल्व्स। सेमिल्यूनर वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेमिल्यूनर वाल्व्स और कहाँ पे होते हैं? सेमिल्यूनर वाल्व्स हमें पता है कि हार्ट में भी होते हैं।
सेमिलर वाल्व्स क्लोज होते हैं तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? डब साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो अयोटिक वाल्व्स होते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, उनसे लब साउंड प्रोड्यूस होती हैं। यूज़ है हमारे पास कि इन प्रोसेस ऑफ मसल कंट्रैक्शन डैश इज ब्रॉड क्लोज। तो आप जी लाइन आ गई अब दो ऑप्शंस में। ये ऑप्शंस तो बिल्कुल काट दें, ये वाले ऑप्शन। जी हमें पता है कि जी लाइन ब्रॉड क्लोज टुगेदर होती है, ये भी ऑप्शन कट गया। अब ये दोनों ऑप्शन हमारे पास बच गए, ए और सी। ए और सी में क्या होगा अब देखते हैं। जी लाइन यहाँ पे तो जी आएगा। डैश शार्टन्स, आई बैंड शार्टन्स, हमें पता है कि आई बैंड शार्टन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 5 सेकंड में इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको जो ऑप्शन नहीं लग रही वो आपने डिलीट कर देनी है, जो ऑप्शन बच गई उनमें से सेलेक्ट करना है। इस तरह आप कंफ्यूज करना आसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपकी बुक की लाइन थी, ये देखें। जी लाइन इज ब्रॉड क्लोज टुगेदर, आई बैंड शार्टन, एच जोन डिसअपीयर्स। अगर वो आपसे पूछ ले कि ए बैंड क्या होगा, तो ए बैंड की थिकनेस, एक बैंड की थिकनेस या थिननेस उतनी ही रहती है। ए बैंड पर कोई इफेक्ट नहीं होता जब मसल कंट्रैक्ट करता है। ए बैंड की लेंथ सेम की सेम रहती है। तो आपने ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, जी लाइन, ये सारी चीज़ों को याद करना है। 151 यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और कंज्यूमर बिलोंग टू, ये उसने वायरस में से जो किंगडम की क्लासिफिकेशन दी गई है उससे ये एमसीक्यूज उठाया है। तो ये देखें उसने पूछा है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। मोनेरा, ये देखें मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा ये मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं, लेकिन कंज्यूमर नहीं होते। फंजाई, फंजाई तो हमें पता है कि अब्जॉर्प्टिव होते हैं। अब्जॉर्प्टिव। एनिमलिया, इसका ऑप्शन क्या होगा? एनिमलिया, क्योंकि ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स एनिमलिया। तो आपने ये जो क्लासिफिकेशन है 3 किंगडम, 5 किंगडम, 2 किंगडम जो बुक में दी गई है उनको भी अच्छी तरह से याद करना है। 152 एमसीक्यूज हमारे पास कि द स्मॉलर राइबोसोम 40s ऑफ द राइबोसोम कंबाइन विद लार्जर सब यूनिट इन द प्रेजेंस ऑफ। तो क्या बनाता है? एमजी पॉजिटिव की प्रेजेंस में आपने इन आइंस को अच्छी तरह से याद करना है। एमजी पॉजिटिव और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है बायो में? एमजी पॉजिटिव क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हुआ, एमजी पॉजिटिव राइबोसोम की असेंबल में इस्तेमाल हुआ। आपसे ये पूछ सकता है कि एमजी पॉजिटिव कहाँ पे यूज़ होता है? एमजी पॉजिटिव ट्रांसलेशन में यूज़ होता है, ना रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन बल्कि ट्रांसलेशन में यूज़ होता है। क्योंकि ट्रांसलेशन में भी दोनों सब यूनिट आएंगे, उनको जोड़ने के लिए एमजी पॉजिटिव की ज़रूरत होगी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो mRNA की जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस है राइबोसोम से, वो किस डायरेक्शन में होती है? वो 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। आपने इन डायरेक्शन को भी अच्छी तरह से याद रखना है, जैसे जीन सीक्वेंसिंग की 5 to 3 डायरेक्शन, 5 प्राइम 3 प्राइम। टेम्पलेट स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन में, टेम्पलेट की कोडिंग की, लैगिंग स्ट्रैंड की, लीडिंग स्ट्रैंड की, ये सारी आपने जो डायरेक्शन है 5 to 3, 3 to 5, ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? 40s और 60s जो ऑप्शन जो जब कंबाइन होते हैं तो 80s का राइबोसोम बनता है। ट्रांसमिटेड ट्रिगर्ड एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बाय काजिक चेंजेस इन परमिबिलिटी ऑफ। तो हमें पता है कि परमिबिलिटी किसकी चेंज होती है? आइंस की। किसके आइंस की? Na पॉजिटिव के आयन की। जब Na पॉजिटिव के आयन की परमिबिलिटी चेंज होगी तो Na गेट ओपन होंगे, सॉरी Na गेट ओपन होंगे तो सोडियम रश करेगा इनसाइड। जब सोडियम इनसाइड रश करेगा तो इनसाइड पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव। तो इनसाइड पॉजिटिव और आउटसाइड नेगेटिव क्या होता है? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आइंस होगी। तो आपसे ये पूछ सकता है कौन सा आइन? Na पॉजिटिव आइन। ये भी आपकी बुक की लाइन थी, उसने ये देखी यहाँ पे आखिरी लाइन, बाय काजिंग चेंजेस इन इट्स परमिबिलिटी टू सर्टेन आइंस। 154 ऑप्शन हमारे पास, सॉरी एमसीक्यू है। इफ सीड इज हेटेरोजाइगस येलो इन टेस्ट क्लास विद द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ सीड कलर। तो हमें पता है कि टेस्ट क्लास क्या होता है? जो भी गिवन हो उसको होमोजाइगस एसिड से उसका क्रॉस करवा लेते हैं। ये हेटेरोजाइगस मल्टीप्लाइड बाय होमोजाइगस स्मॉल वाई। अगर इसका हम करें, ये क्रॉस करें तो क्या आएगा? वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या बनाएंगे? ये वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तुम्हारे पास क्या आ गए? ये येलो
ये भी येलो, ये भी येलो, ये भी येलो होगा क्योंकि डोमिनेंट है उसके ऊपर, ये भी येलो होगा। ग्रीन तो उस वक्त होगा जब दोनों वाई होंगे, ये भी येलो। सो सॉरी ये स्मॉल वाई हैं, ये ग्रीन, ये भी ग्रीन है, ये ग्रीन और ये भी ग्रीन। तो ये देखें 50% येलो एंड 50% ग्रीन। आपने यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की है कि ये वाई और स्मॉल वाई को आपने अच्छी तरह से डिनोट करना है। वाई को इस तरह डिनोट कर लें और स्मॉल वाई को इसी तरह, ताकि जब यहाँ पे जीनोटाइप्स बने तो आपके लिए आसानी हो, क्योंकि वाई और वाई मिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, 50% येलो एंड 50% ग्रीन। एमसीक्यूज हमारे पास के विच आर द फॉलोइंग एज एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज आपको पता होना चाहिए कि CO लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज CN लिंकेज होता है। तो इनमें से कौन सा है जो पेंटोज शुगर के साथ लिंक बनाएगा। ये नाइट्रोजन बेस, ये भी नाइट्रोजन बेस, ये भी नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस आप देख रहे हैं कि ये CN लिंकेज है, यहाँ पे ये CN लिंकेज है, ये CN लिंकेज, ये देखें। तो CN लिंकेज किस किस के दरमियान होता है। CN लिंकेज होता है शुगर और बेस, शुगर प्लस बेस। लेकिन उसने CO बॉन्ड के बारे में पूछा है, CO बॉन्ड किसके साथ होगा। HNO3 तो हो नहीं सकता इसमें, तो H3PO4 फास्फेट के साथ वो CO बॉन्ड बनाता है, ये आप देख सकते हैं CO बॉन्ड। तो हमारे पास CO बॉन्ड किस किस के दरमियान होता है, CO बॉन्ड फास्फेट और शुगर के दरमियान। तो आपने इस तरह की चीज़ों को भी अच्छी तरह से याद रखना है। 156 MCQs हैं। मसल्स दैट आर अटैच टू बोन्स, अटैच टू बोन्स हमें पहले ही पता लग गया कि स्केलेटल के बारे में बात कर रहा है। हार्ड मसल तो कोई मसल नहीं होते, स्मूथ मसल तो बोन के साथ अटैच नहीं होते। कार्डिक मसल भी किसी बोन के साथ अटैच नहीं होते। तो हम दूसरी लाइन पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट MCQ लगाएंगे अगर टाइम कम हुआ। अगर टाइम ज़्यादा हुआ आपके पास तो दूसरी लाइन भी आपने पढ़नी है। तो स्केलेटल मसल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्केलेटल मसल दैट आर अटैच टू स्केलेटन एंड एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। 157 MCQs हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ PGAL कहते हैं फास्फोग्लिसरेट को, और फास्फोग्लिसरेट का दूसरा नाम है, BP 13BPG 13 बिसफास्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे ये देखें 13 बिसफास्फोग्लिसरेट के से क्या बनता है, 3 फास्फोग्लिसरेट। तो उसने पूछा है कि द ऑक्सीडेशन, ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन होती है, नीचे वाले की रिडक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस में। तो क्या प्रोड्यूस करता है, ATP। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ATP प्रोड्यूस होता है। पार्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेस इज कॉल्ड, ये आपकी बुक की लाइन है। द पार्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेस इज कॉल्ड कैरियोटाइप। तो इसको कैरियोटाइप कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा कैरियोटाइप हमारे पास आ जाएगा। सेंट्रोमियर तो वो होते हैं जहाँ दो क्रोमैटिड्स आपस में अटैच होते हैं, ये सेंट्रोमियर है। जीन पूल तो उसको कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। लेकिन न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब ये भी याद रखना है हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं, आर्जिनिन लाइसिन क्या होती हैं, आर्जिनिन लाइसिन बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन एसिडिक होता है। इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इस ऑप्शन का MCQ का ऑप्शन करेक्ट कैरियोटाइप होगा। 159th MCQ है हमारे पास। मीजल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट कन्फर्म दैट DNA रेप्लिकेट इन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था ये प्रूव करने के लिए कि DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के साथ होती है। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या होता है, अब ये देखें, अगर ये दो DNA के स्ट्रैंड हैं, ये दो DNA के स्ट्रैंड दोनों ओपन होंगे, एक न्यू स्ट्रैंड इसके साथ आगे बन जाएगा, एक न्यू स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ आगे बन जाएगा। मतलब कि ये भी कंजर्व रहा और ये भी कंजर्व रहा, लेकिन दो न्यू स्ट्रैंड आए हैं, तो ये इसका मतलब ये सेमी कंजर्वेटिव है। अगर दोनों नए बनते दो स्ट्रैंड्स तो वो कंजर्वेटिव हो, तो वो डिस्पर्सिव होता। अगर कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में होता है कि ये दोनों स्ट्रैंड
बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन दो डिफरेंट स्ट्रैंड भी आके अटैच हुए हैं, तो इसका मतलब ये सेमी कंजर्वेटिव है। तो मिजल्सन एंड स्टाल, ये देखिए आखिरी लाइन में उसने बताया है कि मिजल्सन एंड दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली कंफर्म द प्रेडिक्शन ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल दैट डीएनए रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। वो आपसे ये भी पूछ सकता है यहाँ पे कि किसने प्रिडिक्ट किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में रेप्लिकेट करता है, वाटसन और क्रिक ने। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव। आखिरी और लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ईच बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। अगर वो आपसे पूछे कि ईच बीटा चेन में, तो हमें पता है कि 146 होंगे। अगर वो पूछ ले कि बीटा चेन्स में कितने होंगे, बीटा चेन्स में 146 प्लस 146। अगर वो आपसे पूछ ले कि ईच बीटा चेन बनाते वक्त कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे, ईच बीटा चेन बनाते वक्त 145 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे। अगर वो आपसे पूछ ले कि कितने डाइपेप्टाइड लिंकेज हैं एक बीटा चेन में, तो 145। इसी तरह अल्फ़ा चेन के लिए आप यही करेंगे, अल्फ़ा चेन में 141 होते हैं, ईच अल्फ़ा चेन में 141, तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 140। कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे, 140 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे। दो बीटा चेन में अब देखते हैं, टू बीटा चेन में 146 और 146 कितना होगा, 6 और 6 12, 1 4 और 5 5 9, 292। अब 291 लिंकेज नहीं होंगे, बल्कि 290 लिंकेज होंगे, 290 लिंकेज। इसको नीचे करते हैं, 292 अमाइनो एसिड्स, लेकिन दो चेन्स हैं, दो माइनस करेंगे, 290 पेप्टाइड बॉन्ड्स, 290 पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि सॉरी, एक चेन की 145, दूसरी चेन की 145, 290 पेप्टाइड बॉन्ड, जितने पेप्टाइड बॉन्ड उतने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, 290 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह आपने जितने भी हीमोग्लोबिन में टोटल हुए, टोटल जितने हीमोग्लोबिन में आएंगे उससे 4 माइनस कर लेने हैं, क्योंकि 4 चेन्स हैं, 4 चेन्स, 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो उतने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और उतने ही पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे। अगर वो आपसे पूछ ले कि हीमोग्लोबिन कौन सी स्ट्रक्चर है, तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्वार्टरनी स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन क्वार्टरनी स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करती है। हीमोग्लोबिन का कलर क्या है, हीमोग्लोबिन का कलर है, हीमोग्लोबिन का कलर पर्पल रेड, हीमोग्लोबिन का कलर पर्पल रेड। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पूछ ले तो ब्राइट रेड। तो ये थी नम्स की पेपर की डिस्कशन। खुदा हाफिज़।